जियोपॉलिटिक्स में कई बार अपने फ्रेंडली नेशन को फ्रेंडली बनाए रखने के लिए उसके लिए खतरा बनाकर रखना भी जरूरी होता है। क्या यही टैक्टिक यूएसए इंडिया के साथ तो यूज नहीं कर रहा? जरा समझते हैं। शुरुआत करने से पहले एक क्वेश्चन शो कर देते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज रीनेम्ड एज सेंट्रल ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि सेंटो? ऑप्शन आपके सामने, आंसर आप कमेंट में दे सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं टॉपिक को। अभी जब रिसेंटली इंडिया और पाकिस्तान का जो कॉन्फ्लिक्ट चल रहा था, उसी दौरान बैकएंड पे देखिए क्या हुआ। ट्रंप की जो फैमिली है वो पाकिस्तान की क्रिप्टो इंडस्ट्री में इन्वेस्ट कर रही है। आप कहेंगे पाकिस्तान में क्रिप्टो इंडस्ट्री, कुछ ऐसा ही ये ट्रंप फैमिली बनाना वहां पर चाह रही है। एक्चुअली ये एक ऑर्गेनाइजेशन है WLF, वर्ल्ड लिबर्टी फाइनेंशियल। ये एक्चुअली इन्वेस्टमेंट फर्म है जो ब्लॉकचेन जो टेक्नोलॉजी उसमें इन्वेस्ट करती है। तो WLF में 60% जो इन्वेस्टमेंट है वो ट्रंप फैमिली का ही है, इनके जो दो बेटे हैं उनका है। और आप सब जानते हैं कि डोनाल्ड ट्रंप प्रेसिडेंट तो एडिशनली है, मूलतः ही इज अ बिजनेसमैन। और यहां पर इनका जो मतलब एग्रीमेंट साइन हुआ है उसमें इनका कहना है कि पाकिस्तान की फाइनेंशियल सिस्टम में ना मतलब ब्लॉकचेन से मतलब रिवोल्यूशनाइज कर देंगे। सपना तो दिखाना ही पड़ता है, उसके बिना फिर आपको कैसे पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक्सेस मिलेगा? आप में से कई लोग सोचेंगे सर पाकिस्तान की इकोनॉमी का एक्सेस लेकर करोगे क्या जहां पर इतना टर्मोइल है? देखिए टर्मोइल है तो एक तरफ से IMF से पैकेज दिलवाएंगे, लेकिन उस पैसे को कहीं खर्च भी तो करना पड़ेगा। अगर वो पैसा कुछ प्रोजेक्ट्स के थ्रू इनके पास पहुंचने लग जाए तभी तो अदा होगा वो वाला जो सपोर्ट आपने किया था उसकी कीमत। तो कुछ ऐसे कयास लगाए जा रहे थे। WLF की जो मीटिंग है, यानी कि इस फाइनेंशियल फर्म की जो मीटिंग है जिसमें 60% हिस्सेदारी डोनाल्ड ट्रंप के दो बेटों की है, उसकी मीटिंग में प्राइम मिनिस्टर भी थे, उसकी मीटिंग में जनरल आसिम मुनीर भी थे। अब भाई ये बात समझ में आती है कि भाई आपने अपने यहां पर ये क्रिप्टो करेंसी लाना चाह रहे हैं और आपको ये कहा जा रहा है कि इसके वजह से आपको नई करेंसी भी लॉन्च करेंगे, प्लस कुछ वर्ड्स हैं जैसे कि टोकनाइजेशन करेंगे, यानी कि हर एक उस करेंसी के बैकिंग में हम पाकिस्तान के एसेट्स को नोट करेंगे जिससे कि उसकी वैल्यू बन सके। फिर सैंडबॉक्स रेगुलेशन कहा जाता है, जिसका मतलब होता है कि नई नई इनोवेशन हो सकेगी पाकिस्तान की क्रिप्टो इंडस्ट्री में। ऐसा रेगुलेटरी फ्रेमवर्क ये बनाएंगे, यानी कि क्या रूल्स होने चाहिए, क्या रूल्स रिलैक्स होने चाहिए, ये पूरा सपोर्ट ये WLF देगा। ये बात समझ में आती है। लेकिन यहां पर ये जनरल्स आप क्या कर रहे हैं? कहीं ऐसा तो नहीं है कि जैसी ये मीटिंग हुई है उसके बाद, यानी कि भाई ट्रांजैक्शंस सेट हो गई हैं, उसके बाद ही पाकिस्तान की आर्मी में इतना ओवर कॉन्फिडेंस आया कि पहलगाम अटैक में सपोर्ट किया और उसके बाद से जो कॉन्फ्लिक्ट इन्होंने करे? तो WLF से बात पूछी गई, मीडिया ने पूछा कि भाई कहीं ऐसा तो नहीं है पाकिस्तान के कॉन्फ्लिक्ट में तुम्हारी तरफ से पाकिस्तान को जो सपोर्ट किया गया अर्ली सीज फायर का, जो आपने हवाला दिया कि हमने ऐसा कराया है, कहीं इसके पीछे वो तो नहीं है जो पहले भी यूएसए करता आया है कि जैसे ही लगता है कि अब पाकिस्तान के लिए सिचुएशन ट्रबलसम हो सकती है तो अर्ली सीज फायर के लिए प्रेशर बनाने लग जाओ। और इस बार जो आपका प्रेशर था वो फाइनेंशियल गेन के लिए था आपकी फैमिली की। तो WLF कह रहा है नहीं नहीं जनाब आप गलत ना समझें, ऐसा कुछ नहीं है, हम तो इनकी बस इंडस्ट्री को रिवोल्यूशनाइज करना चाह रहे हैं। जरा देखते हैं कि ये वेस्ट का जो सपोर्ट है ये वीकर नेशंस को क्यों रहता है किसी भी कॉन्फ्लिक्ट में। इसको समझाने के लिए मैं 4 आपको डायमेंशंस बताऊंगा, फिर 3 देशों की केस स्टडी बताऊंगा, और फिर लास्ट वाले पार्ट में हम समझेंगे कि पाकिस्तान की हिस्ट्री यूएसए के साथ कैसी रही है। वो इतनी स्मूथ नहीं थी हमेशा से, यानी कि कुछ तो पाकिस्तान के पास होगा जिसकी वजह से यूएसए इतना इंटरेस्टेड रहा है। जरा समझेंगे। पहला समझिए कि वीकर नेशन को इसलिए सपोर्ट किया जाता है क्योंकि एक थियरी है बैलेंस ऑफ पावर थियरी। वो क्या कहती है कि भाई अगर एक ताकत बहुत ज्यादा तेजी से बढ़ रही हो तो उसको ना कट करने की कोशिश करो। कारण अगर वो ज्यादा पावरफुल हो गया तो शायद जिस टर्म्स पे तुम्हारे साथ आज रिश्ते बनाकर रखता है वो तुम्हारे साथ वो टर्म्स को बदल दे। वैसे पीछे से कहते रहो मे गॉड ब्लेस यू, ईश्वर तुम्हारा बेहतरी करे, हम तो चाहते ही तुम्हारे लिए बेहतर करना है, लेकिन इतना बेहतर नहीं कि तुम हमसे आगे निकल जाओ या हमारे लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर दो। तो यानी कि पहला बेसिस होता है कि एक बड़ी पावर किसी कॉन्फ्लिक्ट में वीकर नेशन को सपोर्ट करती है क्योंकि उनके खुद के अंदर इनसिक्योरिटी होती है। दूसरा है स्टेबल इंटरनेशनल सिस्टम। एक्चुअली ये एक्सटेंशन है ये बैलेंस ऑफ पावर थियरी का। वो कहती है कि इंटरनेशनल सिस्टम में तभी स्टेबिलिटी बनी रहेगी जब कोई बहुत ज्यादा पावरफुल ना हो जाए, नहीं तो फिर वो अपनी हेजुमनी बनाने की कोशिश करेगा दुनिया में, अपने वर्चस्व की कोशिश करेगा और वर्चस्व के लिए काफी चीजें बदलने की कोशिश करेगा। तीसरा स्ट्रेटेजिक डेप्थ, यानी कि बफर। एग्जाम्पल जैसे रशिया के एग्जाम्पल लेते हैं तो रशिया के बेलारूस के साथ रिलेशंस अच्छे हैं, राइट? तो अगर बेलारूस किसी के साथ कॉन्फ्लिक्ट में आएगा
तो रशिया उसको सपोर्ट करेगा। कारण क्योंकि भाई बेलारूस पता है ना, स्ट्रेटेजिक डेप्थ रशिया की है। कुछ भी प्रॉब्लम होगी तो बेलारूस का पता है कि बेलारूस इज गोइंग टू स्टैंड विद रशिया, बेलारूस इज गोइंग टू वर्क लाइक अ बफर। तो ये एक रीजन हो सकता है। नेक्स्ट है फोर्स मल्टीप्लायर, यानी कि वीकर नेशन को सपोर्ट करो, क्योंकि वीकर नेशन फिर तुम्हारे लिए अपने रिसोर्सेज को ओपन कर देगा, तुम्हारी अपनी जो टेरिटरी है उसको एक्सेस दे देगा। जैसे कि यूएस और पाकिस्तान के डायनेमिक्स में देखिए, एक टाइम पर पेशावर एयरबेस को पाकिस्तान ने यूएसए को लीज पे दे दिया था। कारण मैं बात करूं 1956 की। रीजन क्योंकि यूएसए ने कहा रे तुम्हारी मिलिट्री मॉडर्नाइजेशन हम कराएंगे ना, टेंशन क्यों ले रहे हो, तुम्हें ग्रांट्स देंगे, तुम्हें मिलिट्री लीडरशिप ट्रेनिंग ये सब हम प्रोवाइड करेंगे। बाकायदा सेंटर स्टार्ट कर दिया था यूएसए ने पाकिस्तान में। लेकिन पाकिस्तान से बदले में भी तो कुछ चाहता होगा, अपना एयरबेस हमें दे दो लीज पर, दे दिया। अब भाई अगर कोई स्ट्रांग नेशन होगा, क्या वो अपनी टेरिटरी को इस तरीके से लीज पर दे देगा आसानी से किसी दूसरी ताकत को? नहीं देगा। अब आप कहेंगे वो क्या करेंगे भाई पेशावर एयरबेस का? अरे बात ये है ना, ये उस समय की बात है जब यूएसएसआर वर्सेस यूएसए कोल्ड वॉर वाली सिचुएशन थी। तो ऐसे में यूएसए को लग रहा था कि यूएसएसआर कहीं इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल के जो ऑपरेशन कर मतलब प्लान कर रहा है, तो हमारा उस पर वॉच रखना जरूरी है। प्लस अगर कॉन्फ्लिक्ट हुआ तो हमारे पास कुछ ऐसे क्लोज एयर बेसेस होने चाहिए जहां से हमारी जो स्ट्राइक है कैपेबिलिटी ऑन यूएसएसआर वो फास्ट हो जाए। तो ऐसा काम तो भाई वीकर नेशन ही तुम्हारे लिए आसानी से कर पाएगा, तुम्हारी फोर्स मल्टीप्लाई होगी। अब जरा केस स्टडी समझते हैं क्यूबा की। ये है मैप। तो यहां पर देख रहे हैं आप क्यूबा, एक सेकेंड, ये रहा क्यूबा, आई थिंक आपको शो हो रहा होगा, ये रहा क्यूबा। ये यूएसए है, तो यूएसए के काफी करीब है, राइट, सदर्न पार्ट में। तो एक टाइम पर यूएसए चाहता था, मैं 19th सेंचुरी की बात कर रहा हूं, कि स्पेन से इसको परचेज कर ले, क्योंकि जैसे यूएसए ने अलास्का को भी परचेज किया था। ये वाली जो टेरिटरी है ये स्पेन के अंडर थी, जैसे स्पेन की कॉलोनी थी। तो स्पेन ने कहा हम तो नहीं आपको बेचेंगे, भाई बेचने वाले भी तो तैयार होना चाहिए। तो यूएसए ने कहा नहीं बेचोगे, नहीं बेचेंगे, चलो फिर हम आपको एनेक्स कर लेंगे। तो क्यूबा वाले पार्ट को फिर उन्होंने एनेक्स करने की कोशिश करी, कब्जाने की कोशिश करी कि भाई इस अगर ये वाली लोकेशन हमारे पास हो गई तो गल्फ ऑफ मैक्सिको में ये वाला जो पूरा पार्ट है ये स्ट्रेटेजिकली तुम्हारे पास रहेगा, ये वाले पैसेज तुम्हारे पास रहेंगे, और इस वाले एरिया में भी तुम फर्दर एक्सपेंड कर सकते हो। तो ये भी इनका पूरा नहीं हो पाया सपना, ना तो खरीदने से बनी बात, ना एनेक्स से हुआ। फिर क्या हुआ, फिर उन्होंने कहा अच्छा चलो क्यूबन्स को भड़काते हैं, या फिर हम कह सकते हैं साथ देते हैं, और स्पेन को वहां से भगाते हैं। तो तीसरा स्ट्रेटजी पर इन्होंने काम करा, सपोर्ट करो फिर इंडिपेंडेंस ऑफ क्यूबन्स फ्रॉम स्पेनिश रूल। तो यहां पर भी क्यूबा वर्सेस स्पेन जब कॉन्फ्लिक्ट था तो उसमें भी इन्होंने क्यूबा को सपोर्ट किया, लेकिन उसमें इनका खुद का स्ट्रेटेजिक एडवांटेज था ना, कि भाई यहां पर स्पेन तो बड़ी पावर होती थी एक टाइम पर 19th सेंचुरी में, बड़ी कॉलोनियल पावर। तो उसके बदले अगर छोटी पावर को आप सपोर्ट करोगे तो उसकी टेरिटरी का एक्सेस तुम्हें मिल जाएगा, दूसरे जो बड़ी पावर है उसको तुम कमजोर कर पाओगे, अपने से दूर कर पाओगे, ये इनके लिए एडवांटेजेस था। फिर उन्होंने सपोर्ट किया वहां पर, जैसे ही आजादी मिली उसके बाद मिलिट्री डिक्टेटरशिप को सपोर्ट किया, बतिस्ता की वहां सरकार बनी। एक समय पर यूएसए कह रहा है कि अरे लिबरल डेमोक्रेसीज अपनानी चाहिए, कहीं पर डेमोक्रेसी नहीं है तो वहां पर मिलिट्री डिक्टेटरशिप है, उसके खिलाफ वहां पर इंटरवीन कर देता है। जैसे इराक में इन्वेजन हुआ, लीबिया में गद्दाफी की सरकार को हटवाया गया, अरे गलत बात है, डिक्टेटरशिप नहीं होनी चाहिए, डेमोक्रेसी जनता डिजर्व करती है। भाई यहां जनता डेमोक्रेसी क्यों नहीं डिजर्व करती थी? यहां तो यूएसए डिक्टेटरशिप को सपोर्ट करता था, कुछ तो फायदा होगा। फायदा था एंटी कम्युनिस्ट स्टैंड ऑफ बतिस्ता, कि यूएसए को कह दिया कोल्ड वॉर चल रहा है, टेंशन मत लीजिए, कम्युनिज्म को यहां स्प्रेड नहीं होने देंगे। यूएसए ने कहा बस हमें यही चाहिए था, तुम डिक्टेटर बने रहो, तुम्हें जो सपोर्ट चाहिए हम देंगे, और हमें ना आपकी प्लांटेशन की जो इकोनॉमी है उसमें हमारी कंपनीज इन्वेस्ट करना चाहती हैं, हम यहाँ पर एसेट्स परचेज करना चाहते हैं। बतिस्ता ने कहा टेंशन क्या है, आप खरीदिए। तो यूएसए ने काफ़ी सारे जो एसेट्स हैं अपने क्यूबा में बिल्ड कर लिए, और बदले में इनको सपोर्ट देते रहे। लेकिन फिर वहाँ पर क्रांति हो गई और कम्युनिस्ट रिवोल्यूशन हुआ, मतलब फिदेल कास्त्रो की सरकार आ गई। फिदेल कास्त्रो नाम तो सुना ही होगा, फिदेल कास्त्रो, शे गुएवारा, खैर। पर फाइनली यूएस फेल हो गया, क्योंकि वो तो नहीं चाहता था कि कम्युनिस्ट सरकार बने, लेकिन यहाँ पर कम्युनिस्ट सरकार बन गई। उसके बाद यूएसए और जो नया क्यूबा था जहाँ पर कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी वो आमने सामने। तो फिर यूएसए ने कोवर्ट ऑपरेशन स्टार्ट कर दिए सीआईए के थ्रू, जैसे ये आप देख रहे हैं बे ऑफ पिग्स, इसके थ्रू इन्होंने क्यूबा को इन्वेड करने की भी कोशिश करी, कुछ क्यूबन्स को साथ मिलाकर, जिससे प्रोजेक्ट किया कि जो कम्युनिस्ट सरकार है वो तो लोगों पर यातनाएं कर रही है, और यूएसए अल्टीमेटली अब क्यूबा को कम्युनिज्म से बचाएगा। लेकिन फाइनली भाई जब तक जनता समर्थन नहीं देगी, जनता साथ नहीं होगी, तो कोई भी बड़ा
अब यू कैन से राजनीतिक परिवर्तन, पॉलिटिकल चेंज आप कैसे कर लोगे? फिर यहां पर भी यूएसए फेल हो गया। इसके बाद क्यूबा और यूएसएसआर और ज्यादा क्लोज आ गए। तो क्यूबा को लगा कि फिर तो भाई बड़े भाई से हाथ मिलाना पड़ेगा, उसको और ज्यादा क्लोज लाना पड़ेगा। मतलब जिसका तुम्हें डर है, तुम चाहते थे कि कम्युनिज्म ना आए और इस वजह से तुम ट्रबल क्रिएट कर रहे हो हमारे लिए। तो मतलब इट वाज लाइक इफ समवन हेट्स यू फॉर नो रीजन देन इट इज बेटर टू गिव दैट पर्सन अ रीजन। तो ऐसे में क्यूबा ने यूएसएसआर के साथ और ज्यादा क्लोजनेस दिखाई और फिर यूएसएसआर ने कहा कि हमने तो यहां पर अब अपनी मिसाइल्स को सेट कर दिया है जिसकी रीच में डायरेक्टली अब यूएस की डिफरेंट सिटीज आ गई हैं। इसको कहा गया क्यूबन मिसाइल क्राइसिस। ऐसा लगने लगा था कि अब तो ये कोल्ड वॉर नहीं रहेगा, अब तो हॉट होने वाला है और थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकता है। ये वो वाली सिचुएशन थी। खैर चीजें नॉर्मलाइज हो गई थी उसके बाद। नाउ जब वर्ल्ड वॉर मतलब कोल्ड वॉर 2 खत्म, जो कोल्ड वॉर था वो खत्म हो गया, यानी कि 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया, रशिया बन गया और क्यूबा के साथ भी रिलेशंस को फिर नॉर्मलाइज होते हुए हमने देखा। जैसे ओबामा की सरकार के दौरान तो विशेष एफर्ट्स किए गए। एक्चुअली यूएसए काफी खफा था कि जब ये फिदेल कास्ट्रो की सरकार बनी तो कितने सारे जो एसेट्स मैंने बताए थे ना यूएसए की कंपनीज ने इन्वेस्ट किया हुआ था क्यूबा में, वो सब फिदेल कास्ट्रो की सरकार ने नेशनलाइज कर दिया था। भाई कम्युनिस्ट गवर्नमेंट थी, अब तो हम नेशनलाइज करेंगे, प्राइवेट सेक्टर को बैकफुट पर करेंगे। लेकिन अब जब ये वाली सिचुएशन आई थी ओबामा वाली, तो ऐसे में क्यूबा ने भी फेज्ड मैनर में अपने आप को ओपन करना शुरू किया था। तो इसका मतलब ये हुआ कि इंटरेस्ट मैटर करता है। उस समय पर यूएसए का क्या इंटरेस्ट है? तो इस समय था कि भाई चलो कुछ ओपन करते हैं, यहां पर पीस लाते हैं, इनसिक्योरिटी को अपने सदन वाले बॉर्डर पर कम करते हैं। तो वो इन्होंने करा। अब आती है यूक्रेन की केस स्टडी पर। देखिए रशिया का एक्सपेंशन ये एक मेजर थ्रेट यूएसए बताता रहा है। एक्चुअली एक बुक भी है, रॉबर्ट कापलान की बुक है रिवेंज ऑफ ज्योग्राफी। तो उसमें वो कापलान कहते हैं कि देखो मतलब यूएस मतलब रशिया की डेस्टिनी ये है कि रशिया को एक्सपेंड करना ही पड़ेगा, फिर रशिया को उस एक्सपेंशन की वजह से कॉन्फ्लिक्ट झेलना पड़ेगा, फिर रशिया श्रिंक भी होगा। वो कह रहे उठाकर देख लीजिए जार के टाइम से यही रही है हिस्ट्री। और ऐसा क्यों है? उसके केवल पॉलिटिकल रीजन नहीं है, उसके ज्योग्राफिकल रीजन भी है। क्योंकि रशिया के नॉर्दर्न साइड में आप देखें तो फ्रोजन जोन है और किसी भी इकोनॉमी को अगर बढ़ना है तो भाई ट्रेड करना पड़ेगा, तभी तो वहां पर इकोनॉमी चल पाएगी। रशिया का जो मिडिल वाला पार्ट है, ऊपर वाली साइड रशिया का जो मिडिल वाला पार्ट है, वो आपका साइबेरिया वाला रीजन वो तो फ्रोजन है, फार ईस्ट वाला रीजन डेवलप नहीं है। तो मेजर जो आप रशिया देखते हो वो आपका रशिया का ये वाला वेस्टर्न वाला पार्ट होता है। अब उसको अगर वार्म वाटर पोर्ट चाहिए तो भाई तो उसको इस तरफ एक्सपेंड करना पड़ेगा, इधर मेडिटेरियन की तरफ, सी एजोव और ये ब्लैक सी की तरफ। तो ब्लैक सी की तरफ ये जो क्रीमिया है ये रशिया की इकोनॉमी के लिए जरूरी हुआ कि नहीं हुआ? जरूरी हुआ। तो 2014 में इन्होंने इसको मतलब एनेक्स कर लिया। फिर उसके बाद 2022 से तो फाइनली आपने देखा है रशिया को में इन्वेजन चल रहा है, अभी तक कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व नहीं हुआ है। तो कापलान की माने तो देखो मतलब ये डेस्टिनी है, क्योंकि अल्टीमेटली उन्हें अपने सर्वाइवल के लिए एक्सपेंड करना ही पड़ेगा। आप कहेंगे पीसफुल बॉर्डर भी तो हो सकते हैं, तो मैंने कहा ज्योग्राफी एक रीजन है, पॉलिटिकल रीजंस भी तो हो जाते हैं। जैसे यूएसए को चाहिए कि रशिया का जो मॉडल है जिसमें सोशलिज्म है वो ना फैले। तो वो कब नहीं फैलेगा? जब रशिया अपनी लिमिट में रहेगा। और रशिया अपनी लिमिट में कब रहेगा? कि रशिया के जो पड़ोसी देश हैं वो यूएसए के फेवर में रहेंगे। और रशिया के जो पड़ोसी देश हैं वो यूएसए के फेवर में कब रहेंगे? जब उनको डर रहेगा कि रशिया कुछ करने वाला है, रशिया कुछ करने वाला है। जैसे अगर आप अर्ली 2000 वाले पीरियड को पढ़ेंगे, मिस्टर पुतिन और यूएसए के रिलेशंस को, तो पुतिन उस समय पर काफी कोर्डियल रिलेशंस एक्सपेक्ट कर रहे थे। कितने सारे ऐसे जेस्चर्स थे डिप्लोमेसी में जिससे लग रहा था कि शायद अब रशिया और यूएस के रिलेशंस अच्छे ही होंगे, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। ऐसा रशिया का मानना है कि वो नेटो के रिलेवेंस को बढ़ाना चाहते थे और नेटो का रिलेवेंस तभी बढ़ सकता है, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जो कहती है हम कलेक्टिव डिफेंस हैं, मतलब यूएसए और इधर यूरोप के नेशंस का एक कलेक्टिव सिक्योरिटी कवर, कि अगर तुम पर हमला हुआ तो नेटो का आर्टिकल 5 कहता है हम साथ आ जाएंगे और हम सबके हथियार एक साथ और उसके खिलाफ लड़ेंगे। लेकिन इसका रिलेवेंस तो तब रहेगा ना जब तुम्हारे पास कोई दुश्मन हो। तो पुतिन का कहना है जानबूझकर इन्हें दुश्मन चाहिए था तो इन्होंने मुझे दुश्मन बनाया, क्योंकि इससे नेटो में यूएसए की रिलेवेंस बढ़ेगी। तो यूरोपियन पॉलिटिक्स पर यूएसए के रिलेवेंस को बढ़ाने के लिए रशिया को एनिमी प्रोजेक्ट करना जरूरी था। अब बार बार अगर किसी को आप पोक करेंगे कि चलो यूक्रेन
तुम भी हमारे पार्ट बन जाओ, नेटो की फोर्सेस को वहां पर भी लगा देंगे, जिससे कि रशिया के बॉर्डर पर आ जाएंगे। रशिया का अगर ईस्टर्न पार्ट में ही उसकी इकोनॉमी है, उसकी कैपिटल भी ईस्टर्न वाले पार्ट में, ये वाला पार्ट फ्रोजन है, ये वाला पार्ट डेवलप नहीं है, तो अल्टीमेटली उसके लिए तो जो ये वाला जो पार्ट है वेस्टर्न वाला पार्ट, ये तो थ्रेट में आ जाएगा ना। तो अल्टीमेटली फिर तो कुछ ना कुछ करना पड़ेगा। तो ये है पुतिन का एक्सप्लेनेशन कि अपनी सिक्योरिटी के लिए हमें करना पड़ा भाई, नहीं तो ना करते, हमें तो डेविल बनाया गया है। ये वेस्टर्न मीडिया के नैरेटिव्स हैं। दूसरा लॉजिक बताया था बेट एंड ब्लीड, यानी कि पहले से ही पता था यूएसए को कि भाई यूक्रेन जीतने वाला नहीं है। एक गाइडेंस दी जा सकती थी कि भाई आप कह दीजिए नेटो का पार्ट नहीं बनेंगे, यही तो इशू है, नहीं बनेंगे। लेकिन अगर उसको बेट बनाया, बलि का बकरा बनाया, तो इससे ब्लीड किसको करवाया? दोनों को कराया। तो रशिया को ब्लीड कराकर इसका मतलब है कि अपने एक बड़े एनिमी को तुमने ब्लीड कराकर उसकी पावर को कम किया, प्लस तुम्हें पता लग गया कि वॉर के टाइम पर उसकी मिलिट्री कैपेबिलिटीज हैं क्या, उसकी टैक्टिक्स हैं क्या। और अगर यूएसए रशिया रेवलरी में अब यूएसए को कितनी सारी जो टैक्टिक्स हैं, कैपेबिलिटीज हैं रशिया की पता है, तो भाई ये तो किसी भी कॉन्फ्लिक्ट का सबसे बड़ा एसेट होता है। नॉलेज अबाउट एनिमी इज योर बिगेस्ट एसेट। तो इससे यूएसए को तो फायदा ही हुआ है। आप कहेंगे नहीं सर, यूएसए का सर काफी पैसा भी तो खर्च हो गया। सर देखिए कितना सारा उन्होंने ग्रांट्स दिए हैं, पैसा लगाया है अपने बजट से। जो पैसा लगाया है उसका मेजर पार्ट खर्च कहाँ हुआ है? आप कहेंगे हथियार में। अच्छा जी, ये बताइए हथियार बेचने वाली जो कंपनियां हैं, डिफेंस कॉन्ट्रैक्टर्स है, वो कहाँ के हैं? ज्यादातर यूएसए के। तो मतलब ग्रांट का पैसा आया, यूएसए की कंपनी ने पचाया, तो अल्टीमेटली यूएसए की कंपनीज जो हैं वो जो टैक्स अपने प्रॉफिट पर देंगी, किसको देंगी? यूएसए को देंगी। प्लस यूएसए का जो आर्म सेक्टर बूस्ट करेगा, तो जिसने इस वॉर में अच्छा खासा योगदान दिया है, जिस भी लीडर ने वॉर को बनाए रखने में, तो उनके पॉलिटिकल जो प्रोग्राम्स होंगे, कैंपेन्स होंगे इलेक्शन के, वहां पर भी अच्छे खासे डोनेशन जाएंगे। तो एक्चुअली ये बहुत बड़ा गेम है। आम जो जनता है वो है जो बीच में पिसती है, वो है जो शहीद हो रहे हैं दोनों तरफ से। बाकी बड़ा गेम जिन्होंने करना था, जिन्हें पैसा बनाना था, अपना इन्फ्लुएंस रखना था, वो इस स्ट्रेटजी से ऐसा कह रहे हैं। और ये जो है, ये मैं नहीं कह रहा एग्जैक्टली, मैं तो इस एनालिसिस से आपको प्रूफ कर ही रहा हूं, बट इसका बैकिंग दे रहे हैं खुद यूएसए के एक स्कॉलर हैं आपके जियोपॉलिटिक्स पर बहुत ही फेमस, मर्शामर अपनी बुक में कह रहे हैं कि यूएसए ये एक स्ट्रेटजी है, तुम ऐसा करो। तो वो खुद कह रहे हैं और यूएसए के पॉलिसी मेकर्स इसका इस्तेमाल कर रहे हैं। नाउ ताइवान का एग्जांपल लेते हैं। ताइवान पर यूएसए एक स्ट्रेटेजिक एम्बिगिटी रखता है। ताइवान है कहां जानते हैं आप? ये रहा ताइवान, चाइना का पड़ोस। एक टाइम पर ये पूरा एरिया एक ही होता था, फिर कॉन्फ्लिक्ट हुआ, ताइवान ने कहा मैं हूं रिपब्लिक ऑफ चाइना। यहां पर पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना बना क्योंकि कम्युनिस्ट जीत गए थे। कम्युनिस्ट से जो लड़ने वाली फोर्सेस थी, मैं 1940s की बात कर रहा हूं, 49 टू बी एग्जैक्ट, वो हार गई थी। इनको यहां पर लिमिट कर दिया गया। ये फॉर्मोसा आइलैंड होता था, यहाँ ताइवान बन गया। तो यहाँ पर चेंकाई शेख की लीडरशिप में जो मतलब पार्टी चलती थी कुमिंटांग, वो यहाँ पर आ गई थी। अब जो ताइवान है, पीआरओसी कहता है ये मेरा ही पार्ट है। ताइवान कहता है हम अलग देश है। चाइना कहता है, जिसको पीआरओसी कह रहा हूं मैं, पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना, वो कहता है ये मेरा पार्ट है। अब यूएसए क्या कहता है? जब यूएसए को डिप्लोमेटिक रिलेशंस बनाने थे चाइना से, तो चाइना ने कहा वन चाइना पॉलिसी अपनाना पड़ेगा आपको। तो यूएसए ने कहा कोई दिक्कत वाली बात नहीं, हम तो मनवा लेते हैं वन चाइना पॉलिसी। वन चाइना पॉलिसी यानी कि ऑफिशियली यूएसए मानता है कि पीपल रिपब्लिक ऑफ चाइना और ताइवान एक ही है, मतलब ये ताइवान चाइना का ही पार्ट है। गजब की हिपोक्रेसी है। दूसरी तरफ वो ताइवान को कहता टेंशन मत लो, मैं अपनी फोर्सेस को भेज दूंगा कहीं भी कोई कॉन्फ्लिक्ट हुआ। हालांकि यूक्रेन के साथ जो हुआ उसके बाद ताइवान और ज्यादा संजीदा हो गया है कि यूक्रेन का जो हाल हुआ हमें पता है, तो हमें फेक प्रोमिसेस मत दो, ठीक है। लेकिन इस कॉन्फ्लिक्ट में वो किसको सपोर्ट करता है? वीकर पावर को, यानी कि ताइवान को। क्यों? ताइवान की स्ट्रेटेजिक लोकेशन, क्योंकि जो पैसिफिक है, तो पैसिफिक में अगर उसको रशिया और चाइना से अपना एक फ्रंटियर चाहिए कि भाई मेरे एनिमी अगर मेरी तरफ को बढ़े पैसिफिक की तरफ से, तो पहले से ही मेरी एक फ्रंटियर है, वहां पर मेरी फोर्सेस हैं या वो लोग मेरे सपोर्ट में हैं, तो उस चेन में ताइवान भी आता है, जापान भी आता है, तो उसका पार्ट है ये उस स्ट्रेटजी का। दूसरा, ताइवान की सेमीकंडक्टर इंडस्ट्री। भाई साहब दुनिया का 50% से ज्यादा सेमीकंडक्टर प्रोडक्शन कहां से हो रहा है? ताइवान से हो रहा है। और सेमीकंडक्टर से ही आपकी दुनिया चल रही है। सारा जो आप इंटरनेट के थ्रू ये चला पा रहे हो, मोबाइल आपका, लैपटॉप आपका, टीवी, ये सब कुछ, बोर्ड, एवरीथिंग सेमीकंडक्टर। तो इस वजह से भी स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट है कि नहीं? इंडो पैसिफिक की जो इनकी स्ट्रेटजी है, तो उसमें ताइवान उनके लिए क्रूशियल लोकेशन है, इंक्लूडिंग दिस जापान, साउथ कोरिया, फिलीपींस, ऑस्ट्रेलिया। तो इस वजह से वीकर नेशन को सपोर्ट कर रहे हैं।
अब जरा इवोल्यूशन समझते हैं पाकिस्तान को लेकर, क्योंकि आप इस वीडियो में समझने आए हैं कि वाई वेस्ट या स्पेसिफिक यूएसए क्यों इतना प्यार करता है भाई पाकिस्तान से। 1947 में जैसी पाकिस्तान की क्रिएशन होती है तो यूएसए का जो स्टेट डिपार्टमेंट है यानी कि उनकी फॉरेन मिनिस्ट्री, वहां से ऑफिशियल एक बधाई जाती है, मोहम्मद अली जिन्ना को बधाई हो, नया देश आपने बना लिया है। पाकिस्तान की लोकेशन उनके लिए सबसे पहले एडवांटेजेस है। यह है पाकिस्तान, यहां पर हो गया एनर्जी रिच मिडिल ईस्ट। कोई भी इकोनॉमी बिना एनर्जी के चल सकती है क्या? नहीं। यूएसए इंडस्ट्रियलाइजेशन कर रहा है, पुश कर रहा है और फर्दर, तो उसको क्या चाहिएगी? और ज्यादा एनर्जी चाहिएगी। एनर्जी कहां से आएगी? यहां से आएगी। अगर इस रीजन में अपनी पकड़ बनाकर रखनी है तो इस रीजन के साथ साथ जिसका बॉर्डर है भाई वहां पर भी तो अपने आप को स्ट्रांग रखना पड़ेगा, तो इस वजह से पाकिस्तान जरूरी हो गया। ऊपर देखिए, ये वाला जो रीजन है इसको हम कहते हैं सेंट्रल एशिया, इसी को सॉफ्ट बेली ऑफ रशिया भी कहा जाता है, उस समय यूएसआर होता था। तो यहां पर यूएसएसआर वाला जो रीजन है उस पर प्रेशर बनाकर रखना है, क्योंकि भाई वो कम्युनिज्म है और कम्युनिज्म वर्सेस कैपिटलिज्म की तो लड़ाई है, तो इस वजह से पाकिस्तान जरूरी हो गया। प्लस पाकिस्तान इस जंक्चर पे है कि ईस्ट एशिया जो है वो है एनर्जी हंगरी, उसको चाहिए और ज्यादा ऊर्जा। तो ऐसे में इनमें से जो भी पावर जो यूएसए के इंटरेस्ट में नहीं होगी तो उसको अगर परेशान करना होगा तो उसके लिए एक लोकेशन चाहिए आपको, वो है पाकिस्तान। प्लस पुअर है पाकिस्तान, जो जरूरतमंद होता है वो ज्यादा आपके हिसाब से चल सकता है। तो इस डायनेमिक्स में यहां पर ये फिट बैठ रहा था। खैर, कोल्ड वॉर वाला एरा आया 1945 से 1991। अब इसमें जो कई सारे जो डेवलपिंग अंडर डेवलप्ड नेशंस थे उन्होंने तो तय किया, इंक्लूडिंग इंडिया, कि भाई हम नॉन अलाइन मूवमेंट का पार्ट बनेंगे, यानी कि हम यूएसए और यूएसआर दोनों में से किसी की भी मिलिट्री अलायंस का पार्ट नहीं बनेंगे। मिलिट्री अलायंस कि हमारी जो सिक्योरिटी पॉलिसी है वो आप ही के हिसाब से चलेगी, हम मिलकर ही साथ चलेंगे, ऐसा हमने तो मना कर दिया था। लेकिन पाकिस्तान को लगा कि अरे हमारी अगर कुछ एडवांटेज हो सकती है, यूएसए से कुछ ले सकते हैं तो ले लेना चाहिए। तो फाइनली उसने सीटो को भी साइन कर दिया, सीटो का पार्ट बन गया, मतलब एक मिलिट्री अलायंस का पार्ट बन गया। फिर बगदाद पैक्ट पर साइन कर लिया, जिसको हम कहते हैं सेंटो। ये मैंने क्वेश्चन भी पूछा था आपसे कि इस कमेंट में बताना। खैर, तो ये इन्होंने कर लिया। तो पाकिस्तान तो एक तरीके से उसके लिए एक स्ट्रेटेजिक पिलर हुआ कि नहीं हुआ? क्योंकि अभी बताया सेंट्रल एशिया, मिडिल ईस्ट, ईस्ट एशिया, तीनों के बीच में आपको एक पिलर चाहिए टू काउंटर कम्युनिज्म, टू काउंटर यूएसए एनिमीज, तो उसके लिए मिल गए इनको। फिर देखिए यूएसए ने एस्टेब्लिश किया मिलिट्री असिस्टेंस एडवाइजरी ग्रुप में MAAG रावलपिंडी में। पीएम लियाकत अली खान की विजिट होती है उस समय पर वहां पर, और रिलेशंस बेटर होते हैं। यूएस के जो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे उस समय के मिस्टर जॉन फॉस्टर, वो कहते हैं कि अरे हमारा कोल्ड वॉर में वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट एलाय है पाकिस्तान, इतना जरूरी है पाकिस्तान कम्युनिज्म के खिलाफ, कम्युनिज्म तो डेविल है। फिर पेशावर एयर स्टेशन यहां पर ये उन्होंने लीज पर दे दिया, गोइंग अहेड। तो देखिए यूएसएसआर को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान की जरूरत पड़ी यूएसए को, ये बात तो समझ में आती है। लेकिन भाई साहब जब 1991 में यूएसएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो गया है, अब क्या जरूरत है यूएसए की? जो आप सोच रहे हैं ठीक यही यूएसए ने सोचा, और इसी वजह से पाकिस्तान की जरूरत जो है वो कम हो गई, लगभग डिसअपियर हो गई। क्यों? क्योंकि 1989 ये जो 1980s वाला टाइम था ना, तो ये वाले टाइम पे तो भाई पाकिस्तान की बहुत जरूरत पड़ रही थी, क्योंकि पाकिस्तान के ऊपर अफगानिस्तान, और अफगानिस्तान में आ गया था यूएसएसआर अपनी कम्युनिस्ट सरकार को बचाने के लिए, कम्युनिस्ट सरकार को बैकिंग देने के लिए। अब उसको पुशबैक करने के लिए यूएसआर को पुशबैक करने के लिए यूएसए ने प्लान बनाया कि पाकिस्तान, तुम कहते हो कि तुम एक मुस्लिम कंट्री हो, तो तुम जिहादी बेसिस पर कुछ मुजाहिदीन को खड़ा कर सकते हो। पाकिस्तान ने कहा पैसा दीजिए जनाब, हथियार दीजिए, हम खड़ा कर देंगे। फिर क्या था, यूएसए से पैसा हथियार की सप्लाई होती है और पाकिस्तान से आतंकवादियों की सप्लाई होती है, और उसके बाद उनको भिड़ा देते हैं यूएसआर की फोर्सेस के साथ, और 1989 में फाइनली यूएसआर की फोर्सेस को बैकफुट पर जाना भी पड़ता है। उस समय यूएसआर में खुद इकोनॉमिक और पॉलिटिकल क्राइसिस चल रहे थे, गोर्बाचेव की सरकार आ चुकी थी, चली रही थी। फाइनली यूएसआर का डिसइंटीग्रेशन हो जाता है। इसके बाद ये जो मुजाहिदीन थे इनके अंदर तो भाई सब कॉन्फिडेंस और सुपर हो गया कि अरे हमने मतलब यूएसआर की जो दुनिया की बेस्ट फोर्सेस कही जाती हैं, डिफेंस में पावर माना जाता है यूएसआर, उसको पुश बैक कर दिया है, तो भाई साहब अब तो हम ही हैं। उसी में से कितने सारे स्प्लिंटर ग्रुप्स निकले, इसी और कॉन्फिडेंस से जो कई सारे आतंकवादी ग्रुप बन गए, और यही कारण बना जिसकी वजह से पाकिस्तान दोबारा से जरूरी बन गया यूएसए के लिए। यहां पर जरूरी नहीं था। फिर उसके बाद जब ये अलकायदा और अदर ग्रुप्स बने, जिसमें से एक ग्रुप ने, अलकायदा ने तो अटैक ही कर दिया था यूएसए पर, आप सबको पता है, वर्ल्ड ट्रेड सेंटर, पेंटागन, मतलब सोचो डीओडी, डिपार्टमेंट ऑफ डिफेंस पर अटैक करा दिया यूएसए के। फिर क्या था, अब यूएसए को लगा कि यार अब तो बदला लेना पड़ेगा,
एज सुपर पावर का स्टेटस चला जाएगा, क्योंकि सुपर पावर इज नॉट जस्ट अबाउट हाउ मच मनी यू आर हैविंग, हाउ मच वेपन्स यू आर हैविंग, इट्स ऑल्सो अबाउट द परसेप्शन ऑफ सिक्योरिटी विच यू कैन प्रोवाइड टू अदर नेशंस। जब तुम खुद ही सिक्योर नहीं हो तो दूसरों को क्या सिक्योरिटी प्रोवाइड करोगे? तो भाई बदला तो लेना पड़ेगा, ऐसा बदला लेना पड़ेगा। एग्जाम्पल्स है तो दुनिया के लिए। इसके बाद यूएसए ने कहा कि ग्लोबल वॉर ऑन टेररिज्म और पाकिस्तान, तुम हमारे साथ हो। पाकिस्तान ने कहा मैं जनाब, हाँ तुम। पाकिस्तान को पता था यार मैंने ही तो ये टेररिस्ट बनवाए हैं, लेकिन पाकिस्तान को लगा कि यार ठीक है, फिर भी ये मुझे ही पूछेंगे क्यों? क्योंकि जहां मैंने बैठा रखा है इन सबको, अगर खत्म करना है तो मेरा ही तो साथ चाहिएगा। तो अल्टीमेटली पता क्या था, ये जो अलकायदा था, फाइनली ओसामा बिन लादेन तो अबोटाबाद पाकिस्तान में मिला, लेकिन यूएसए को मतलब ये प्रोजेक्ट किया गया कि एक्चुअली ये तालिबान की जो सरकार है ना, वही तालिबान जो एक समय पर यूएसए के सपोर्ट से स्ट्रांग हुए थे मुजाहिदीन, और फिर ये तालिबान बना था, यही तालिबान एक्चुअली अलकायदा जो दूसरा टेररिस्ट ग्रुप है उसको सपोर्ट करने लगा था। तो इन दोनों के बीच की कॉम्बिनेशन बन गई थी और पाकिस्तान दोनों को सपोर्ट करता था। लेकिन यूएसए को कहा कि जनाब आप पैसा हथियार दीजिए। यूएसए ने कहा तुम हर बात में पैसा हथियार दीजिए, पहले ठीक है काम आए थे, तुम यूएसआर को पुशबैक किया था, इस बार ये आतंकवादियों ने हम पर अटैक किया है। तो कह रहे जनाब ये हाथ से निकल गए, इनका करते हैं इलाज। वहां से पैसा लिया और उसके बाद फिर पाकिस्तान दोबारा से रिलेवेंट हो गया, क्योंकि अगर अफगानिस्तान में इन्वेजन इन्हें करना था, जो कि किया इन्होंने, तो इन्वेजन किया तो इनको आसपास वाले देशों को तो अपने सपोर्ट में रखना था ना। तो आप कहेंगे सर पाकिस्तान को क्यों चुना? सर ऊपर वालों को चुन लेते, तजिकिस्तान कैसे चुन लेते? कैसी बात कर रहे हो आप भाई साहब? तजिकिस्तान जो है, और तजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान और कजाकिस्तान, ये सॉफ्ट वैली है रशिया की। और आपने तजिकिस्तान बताया क्योंकि तजिक फाइटर्स भी हैं तालिबान में। तालिबान जो ग्रुप है उसमें तजिक एथनिसिटी के फाइटर्स भी हैं, और ऊपर तजिकिस्तान अलग देश है। तो तजिकिस्तान तो क्लोज सिक्योरिटी कॉन्टैक्ट रखता है रशिया के साथ। तो सोचो, रशिया और तजिकिस्तान वो तो भाई साहब भाई भाई, क्योंकि पहले यूएसआर का ही पार्ट होता था ये पूरा एरिया। तो ऐसे में वो कैसे उस पर रिलाई कर सकता था यूएसए? तो ऐसे में फिर बचा क्या? बचा नीचे आपका यही। आप कहोगे सर दूसरे पड़ोस से हेल्प ले लेते। सर किससे हेल्प लेते बताओ आप? ईरान से? क्या बात कर रहे हो आप? 1979 में इस्लामिक रिवॉल्यूशन जब आया था ईरान में, अयतुल्लाह खमैनी सुप्रीम लीडर बने थे, उसके बाद से ही ईरान और यूएसए के रिश्ते आज तक सुधरे हैं क्या? ईरान तो खुलेआम ये कहता है सबसे बड़ा शैतान है यूएसए। तो इन सारे एग्जांपल्स को मैं इसलिए दे रहा हूं जिससे आपको पता लग सके कि ये वो वाली बात हो गई थी यूएसए के लिए। पता है कि पाकिस्तान तुम मिले हुए हो, लेकिन तुम्हारे बिना कोई चारा भी नहीं है, क्योंकि अगर हमारी फोर्सेस वहां पर जाएंगी तो पड़ोस में हमें कुछ ऐसी टेरिटरीज चाहिए जिसके थ्रू हम सिविल सप्लाईज, इंटेलिजेंस, टफ सिचुएशन में वहां से अपनी फोर्सेस को मोबिलाइज, ये एक्सेस ले सके। तो इस कारण जो है पाकिस्तान को फिर यूएसए को मतलब सपोर्ट देना ही पड़ा। तो पाकिस्तान अपनी एम्बिगिटी में खेल रहा है, दोहरा गेम खेल रहा है। प्लस न्यूक्लियर एम्बिशंस, पाकिस्तान ने अपनी न्यूक्लियर एम्बिशंस पर काम करा, उधर से चाइना से भी सपोर्ट मिला। अब आप कहें इससे यूएस का क्या लेना देना? ये वो वाली बात हो गई है कि पहली बात तो पाकिस्तान अकेला ऐसा देश है जो मुस्लिम मेजोरिटी नेशन है, जो न्यूक्लियर पावर है, प्लस उस देश में ये आतंकवादी समूह हैं जो रेडिकल इस्लाम के बेस पे काम करते हैं। तो यूएसए को ये भी डर है कि भाई हम सुपर पावर स्टेटस रखते हैं, हमने दुनिया की सुरक्षा को भी हमारी जिम्मेदारी, हमें ये प्रोजेक्ट करना है। तो ऐसे में अगर ये जो इस्लामिक फंडामेंटलिस्ट एलिमेंट्स हैं, ये जो अलग अलग आतंकवादी ग्रुप हैं, अगर कभी पाकिस्तान फेल हो गया, इनकी आर्मी आईएसआई ये फेल हो गई और ये डायरेक्ट न्यूक्लियर वेपन्स इन आतंकवादियों के हाथ में आ गए, तो भाई साहब इन पर तो काउंटर ऑपरेशन करना भी भारी है, क्योंकि स्टेट एक्टर्स से लड़ना आसान है कंपैरेटिवली। पता है कि ये पाकिस्तान की आर्मी का बेस है, चलो उड़ा दो। लेकिन आतंकवादी आपको एक जगह नहीं मिलते, वो नॉर्मल सिविलियन पॉपुलेशन में मिक्स रहते हैं। उनको कैसे आइडेंटिफाई करोगे? उनके ऑपरेशंस को आइडेंटिफाई कैसे करोगे? यही तो बहुत बड़ा स्ट्रगल था जो यूएसए ने खुद सीखा है अफगानिस्तान में जाकर। तो इसी वजह से पाकिस्तान को बचाकर रखना भी यूएसए के लिए जरूरी है कि कहीं न्यूक्लियर वेपन्स जो हैं इन आतंकवादियों के हाथ में ना आ जाए और फिर वो लार्जर इशू क्रिएट ना कर दें। क्योंकि कितने सारे जो आतंकवादी समूह है तो ये मानते हैं कि ये जो यूएसए का जो वेस्टर्न एक्सपेंशन है, अपने कल्चर का एक्सपेंशन है, इससे जो है इस्लाम को, इस्लामिक आइडियल्स को खतरा है। यही बात तो ओसामा बिन लादेन भी कहता था। खैर, अब जो 21st सेंचुरी है इसमें ये सारी कहानी मैं आपको बता रहा था अभी, ये वाली कहानी, राइट। इसी वजह से यूएसए इतने एड प्रोग्राम्स के थ्रू सपोर्ट भी करता है, एंगेजमेंट भी रखता है। ये आप देखिए एक्सटेंडेड फंड फैसिलिटी $7 बिलियन प्रोवाइड किए थे सितंबर 2024 में, फिर 1.023 मई 2025 में, मई 2025 अभी
ये जो आपने कॉन्फ्लिक्ट के दौरान देखा ना, मीटिंग हुई थी आईएमएफ की, $1.4 बिलियन आरएसएफ फैसिलिटी के तहत आईएमएफ से दिलवाए हैं। तो आईएमएफ में एक्चुअली एक वोटिंग शेयर अच्छा खासा यूएसए का है, यूरोपियन पावर्स का है, उस तरफ से इस वजह से भी ये सपोर्ट करते आए हैं। ये नहीं चाहते कि कंप्लीटली एलिनेट करें पाकिस्तान को। एक एंगल ये है कि अब इस स्ट्रेटेजिक डायनेमिक्स में चाइना बहुत रिलेवेंट बनता जा रहा है और चाइना को जरूरत है पाकिस्तान के रास्ते की टू एक्सेस अरेबियन सी वाया चाइना पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर। तो अगर पाकिस्तान चाइना के क्लोज जा रहा है और चाइना यूएसए का राइवल है, कॉम्पिटिटर है, क्योंकि फर्स्ट नंबर पे यूएसए है, सेकंड नंबर पे चाइना, और चाइना जो चाह रहा है यूएसए की हेजेमनी को हटाए और अपनी हेजेमनी दुनिया पर बनाए। तो ऐसे में जो आपके दुश्मन का करीबी है भाई, वहां तो आपको अपने स्टेक्स को हाई रखना पड़ेगा जिससे अपने दुश्मन को वहां पर बैकफुट पर कर सको। तो अब ये वाला एंगल पाकिस्तान के फेवर में हो गया, जिस वजह से यूएसए को इन्वेस्ट करना ही पड़ता है यहां पर। अब इस डायनेमिक्स में इंडिया का क्या नुकसान है? इंडिया का नुकसान ये है कि यूएसए हमसे कहता है कि हमने कॉम्पैक्ट साइन किया है। जैसे अभी फरवरी का अपडेट 2025 का मैंने आपके लिए वीडियो बनाई थी कि आप हमारे स्ट्रेटेजिक पार्टनर हैं, आपकी सिक्योरिटी का खतरा, हमारी सिक्योरिटी का खतरा। लेकिन आपको पता है बैक एंड पे क्या गेम चलता है। व्हाट मैटर्स इज कि उनकी सिक्योरिटी एपरेटस के लिए, मतलब उनकी सुरक्षा का जो डायनेमिक्स है उसके लिए उनकी जो प्रायोरिटी है वो मैटर करती है। चाइना का थ्रेट, उसको बैलेंस करने के लिए पाकिस्तान को बूस्ट करते रहना कि देखो हमारी भी सुनो, केवल चाइना की ना सुनो, ये इंडिया के लिए भी प्रॉब्लम है। तो क्योंकि अगर वो मिलिट्री एसेट्स, मतलब आपके वैसी वेपनरी आप पाकिस्तान को देते हैं जो कि इंडिया के लिए चैलेंजिंग है, तो अल्टीमेटली फिर आप हमारी स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप का कहाँ ही रेस्पेक्ट कर रहे हैं। तो ये डायनेमिक्स यहाँ पर है।